तो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करेंगे और इस इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शंस, ट्रांजिस्टर्स एंड लॉजिक गेट को कवर करेंगे, है ना। ये रिवीजन लेक्चर है, तो इसमें फास्ट फॉरवर्ड करके हम लोग इस लेक्चर को कवर करेंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स यानी मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है बहुत हाई होती है, अप्रॉक्स 10⁻23 पर सेंटीमीटर क्यूब या कहिए 10⁻29 पर मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो बहुत ही ईजिली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। इवन दोनों के बीच का जो एनर्जी बैंड है वो बेसिकली ओवरलैप करते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर में क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है और उसमें हम कितना भी उसको एनर्जी सप्लाई करें और वो वहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच पाता। जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक करंट फ्लो नहीं कराएगा। इंसुलेटर में क्या होता है, यही गैप बहुत कम होता है। स्पेशली जो हमें यहाँ पे बात करनी है सेमीकंडक्टर्स में, सिलिकॉन और जर्मेनियम की। तो जो सिलिकॉन है उसके लिए ये एनर्जी गैप कम होता है और जर्मेनियम के लिए स्लाइटली ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जो भी एनर्जी गैप होगा, यदि हम उसकी बात करें तो टेम्परेचर थोड़ा रेज करते हैं, मतलब अबव रूम टेम्परेचर वो कंडक्टर की तरह काम करेगा और बिलो रूम टेम्परेचर एज ए इंसुलेटर की तरह काम करेगा, उसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की इंसुलेटर की तरह, लेकिन गैप कम होता है। तो हम एनर्जी थोड़ी सप्लाई करेंगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, है ना। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे स्टडी करें। तो जो कहें कि पीएन जंक्शन को डायरेक्ट यदि हम जो हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, यदि हम प्योर फॉर्म में यूज करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है जिस पर्पज के लिए हम इसको यूज करना चाहते हैं। और सेमीकंडक्टर्स का जो इम्पोर्टेंस है आज की डेट में, मॉडर्न इरा में, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, मोबाइल, टीवी, ये सब जो भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, इसमें सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली क्या है कि कंडक्टर्स में हम लोग जो करंट फ्लो होता है वो अनकंट्रोल वे में होता है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत हाई है। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि ये कंट्रोल्ड वे में, और जैसे हमने बताया बिलो रूम टेम्परेचर इंसुलेटर की तरह काम करने लगता है और अबव रूम टेम्परेचर कंडक्टर की तरह काम करता है। तो ये कंट्रोल वे में होता है, तो इस वजह से हम लोग इसको ज़्यादा यूज में लाते हैं। तो प्योर फॉर्म में इसका यूज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यदि इम्प्योर फॉर्म करें तो उस केस में डिफिकल्टी कम हो जाती है करंट फ्लो की, क्योंकि वो एनर्जी गैप जो है बहुत ही कम हो जाएगा। अप्रॉक्स 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वो ऑर्डर का आ जाता है यदि इसमें हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो जो प्योर फॉर्म होते हैं उनको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं और जो इम्प्योर फॉर्म होता है उनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। अब प्योर फॉर्म तो हो गया, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक है उसमें हमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाना होता है ऐसे सब्सटेंस का, और बहुत कम, बहुत ही परसेंटेज वाइज 0.01% मिलाते हैं टोटल अमाउंट का। कि टोटल का यदि 0.01% हमने कोई इम्प्योरिटी मिलाई, यदि वो इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट है, तो पेंटावेलेंट में क्या होता है कि मान लीजिए एक तरह से ऐसे सोचो कि सेमीकंडक्टर के 4, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के आउटर ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनसे उसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। पेंटावेलेंट के केस में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, तो वो चक्कर लगाता रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा। तो इसका मतलब ये जो होगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। और यदि हम ट्राइवेलेंट सब्सटेंस मिलाते हैं तो ट्राइवेलेंट में क्या हो जाएगा, 3 ही होंगे आउटर ऑर्बिट्स में, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो 3 से 1 की कमी रहेगी, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। तो होल जो क्रिएट होगा उसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो पीएन जंक्शन है, तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो सेमीकंडक्टर्स में एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप।
मतलब सेमीकंडक्टर्स में यूं कहें कि एक इंट्रिंसिक होता है, ये होता है प्योर, और ये एक्सट्रिंसिक, ये होता है इम्प्योर। तो इम्प्योर जो है इसमें भी हम लोग क्या कहेंगे, दो कैटेगरी, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो है क्या यहाँ पर कि जो प्योर फॉर्म है ना, तो इसमें क्या होगा कि इंट्रिंसिक प्लस पी टाइप है ना, तो ट्राइवेलेंट, जैसे एल्युमिनियम हो गया ट्राइवेलेंट है। और एन टाइप में एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्लस पेंटावेलेंट। तो ये इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप इनके बीच था, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का, बहुत कम हो जाएगा। तो उसमें इजीली करंट फ्लो हो पाएगा। यदि हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर रेज करेंगे तो उससे बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इजीली पहुंच सकता है, और जैसे ही पहुंचा तो वहां पर वो करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। पर इसका जो यूज है वो जंक्शन से है, यानी हम लोग बात करें पीएन जंक्शन और डायोड। तो पीएन जंक्शन और डायोड में क्या है कि ये पीएन जंक्शन आपने ले लिया, इसमें क्या है कि एक पी कोई सेमीकंडक्टर ले लिया, एक साइड पी टाइप इम्प्योरिटी दे दी, एक साइड एन टाइप इम्प्योरिटी दे दी। तो पी में जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन ये भी होता है कि पी मतलब पॉजिटिव चार्ज, एन मतलब नेगेटिव चार्ज। ऐसा नहीं है, पी भी न्यूट्रल है और एन टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें हम इम्प्योरिटी एटम का मिला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नहीं मिला रहे जो एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए। हम इसमें क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी जो मिला रहे हैं वो सेमीकंडक्टर्स में ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट मटेरियल के एटम्स पूरे के पूरे मिला रहे हैं, तो वो तो न्यूट्रल होते हैं। पर हाँ, पी टाइप का मतलब इसमें जो चार्ज कैरियर वो क्या होंगे, होल होंगे। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझ गए। लेकिन दोनों ही कैसे है, न्यूट्रल है। पी टाइप पर भी न्यूट्रल चार्ज है, एन पर भी न्यूट्रल है। तो ये पी और एन हो गए। लेकिन ये जो जंक्शन है ये सबसे बड़ा काम है, ठीक है ना। ये जो जंक्शन है, यही जंक्शन इसी को कहेंगे। ये जंक्शन क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है, जिससे होल को इधर नहीं जाने देता है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ नहीं आने देता है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि कुछ तो ऐसे होंगे जो बेसरम टाइप के होते हैं, वो डिफ्यूज कर ही जाएंगे। तो जब डिफ्यूज कर गए तो उस डिफ्यूज होने की वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। कैसे, ये यहाँ पे होल आ गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर ये होल और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो एक बैरियर तैयार हो गया, इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। इसको क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये डिप्लेशन लेयर एक तैयार हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। और ये किसकी वजह से, इसके डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है ना। तो ये जो डिप्लेशन लेयर का एनर्जी गैप दिख रहा है आपको, एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है। मतलब यदि हम इसमें करंट फ्लो कराना चाहें तो जितना ये पोटेंशियल बैरियर बनाएगा, जितना ये नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ होल आ गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बनेगा इधर, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आप देखोगे, है ना। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। तो ये पोटेंशियल बैरियर की हम बात करें, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाएगा। तो ये तुमको कुछ भी करंट फ्लो कराना चाहे तो ये अपने से नहीं होगा, एक्स्ट्रा आपको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसका यूज क्या है, तो ये डिप्लेशन लेयर, तो अभी हमने कोई इसको फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में नहीं रखा है, बल्कि क्या किया हुआ है, इसको जो डिप्लेशन लेयर की हम बात कर रहे हैं, सिंपली
डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल की वजह से जनरेट हो गया। लेकिन अब हम बात करें इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की, तो कुछ ऐसा किया जाए कि इसमें करंट फ्लो हो सके। तो ये तो बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चले, मतलब तो फॉरवर्ड बायस में क्या है, फॉरवर्ड बायस में कि जो हम लोग ये जो होल था ये डिप्लीशन लेयर हो गया, यहाँ पर ये ऐसे दिखा रहे हैं, ये डिप्लीशन लेयर हो गया। मान लो ये यहाँ पे होल हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल, ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो यदि हम इसको प्लस पे रखें और इसको माइनस पे रखें तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो ये डिप्लीशन लेयर डी एफ जो न्यूट्रल में था उससे कम हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, उससे जो हमने अभी डायरेक्ट देखा था उससे इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में कम हो जाएगा। लेकिन यही रिवर्स बायस हो तो रिवर्स बायस में ये जो डिप्लीशन लेयर हम लोग देख रहे थे इसका थिकनेस बढ़ जाएगा। ये होल थे, इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर हम लोगों ने कोई बैटरी लगाया रिवर्स बायस में, इस तरह से ये होल और ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डिप्लीशन लेयर होगा बैकवर्ड बायस या रिवर्स बायस, इसका वैल्यू डी नॉट से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये डिप्लीशन लेयर का थिकनेस बढ़ जाएगा। और न्यूट्रल में हमने आपको बता दिया। लेकिन जैसे ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, तो डायोड को सिंबॉलिकली हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये P को बताता है और ये किसको, N को बताता है। तो डायोड को हम इस तरह से प्लेट बताता है N को, और ये जो ट्रायंगल शेप बनाया ये किसको बताएगा, P को दिखाएगा। अब इसका जरा BI कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए। तो BI कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब हुआ, फिर हम BI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। फॉरवर्ड बायस का मीनिंग हुआ कि यहां पर P हायर पोटेंशियल पर होगा एज कंपेयर टू N। तो फॉरवर्ड में क्या होगा, P इज एट हायर पोटेंशियल। जैसे हम एक एग्जांपल लें फिर हम BI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताते हैं। जैसे हमने इस तरह से दिखा दिया, ये -2 वोल्ट है A, B इसी तरह से हमने इधर दिखा दिया, ये -2 वोल्ट है, या फिर इसको दिखा दिया 2 वोल्ट -2 वोल्ट, है ना। तो अब इसमें हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की बात करें तो ये P बताता है, ये N बताता है, ये -2 ये 0, तो -2 तो कम होगा ना 0 के कंपैरिजन में, तो ये कौन सा बायस बनेगा, रिवर्स बायस बनेगा। ये वाला देखो, ये 0 ये -2, तो 0 इज ग्रेटर देन -2, तो P को हायर पे रखना है, तो ये कौन सा होगा, फॉरवर्ड बायस बनेगा। इसी तरह इधर आ जाओ, ये 2 है, ये -2, ये लो है और ये क्या है, सॉरी ये हाई है और ये लो है, तो ये फिर से क्या बना, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस का सिंपल सा मीनिंग हो गया कि P कितना होना चाहिए, P विल बी एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू N, है ना, तो वो फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। तो हम बात कर रहे थे BI कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो BI कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें PN जंक्शन के लिए इसमें PN जंक्शन के लिए ये डिप्लीशन लेयर में ऐसे ही दिखा रहा हूं, यहाँ पर 1 मिली एमीटर यूज किया और ये फॉरवर्ड बायस है ना, 1 मिली एमीटर, यहाँ पर 1 वोल्ट मीटर, तो करेस्पॉन्डिंग B और E इसकी वैल्यू चेंज करी, ये P है और ये क्या है N। तो इसका फॉरवर्ड बायस के लिए जो ग्राफ देखा I, यहाँ पे B बनाया और यहाँ पे I देखा, जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाते हो तो स्टार्टिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये ऑलमोस्ट करंट फ्लो होना लगता है। ये जो वोल्टेज होता है इसको नी वोल्टेज कहते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट आएगा ये जिसके करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा तो इसको नी वोल्टेज कहते हैं।
या इसको BS लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये नी वोल्टेज कहलाता है। और ये मतलब जहां पे पहली बार करंट आपको मिलना, ग्राफ शुरू होगा, ये पहले ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो ये जो नी वोल्टेज है ये फॉर सिलिकॉन, दो ही यूज करना जनरली, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। कहने का मतलब एटलीस्ट इतना वोल्टेज तो हमें लगाना ही पड़ेगा। जैसे ये पीएन जंक्शन सिलिकॉन का बना हुआ है, तो जब सिलिकॉन का पीएन जंक्शन बनाया हमने, यानी डायोड बनाया, और यहाँ पर वोल्टेज हम 0.5 वोल्ट करें, तो इसमें कुछ भी करते रहो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट इसी को नेगलिफाई करने में चला जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर तैयार हुआ था उसको सरपास करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उतना तो उसको नीड है ही, उससे फ्लो कराने के लिए उतना तो उसको पुश करना ही पड़ेगा, तो वो आएगा। और ये जर्मेनियम के लिए 0.3। तो ये फॉरवर्ड बायस में करंट इस तरह से आया। और इसी को जब रिवर्स बायस में, ये किसके लिए हुआ, ये हुआ फॉरवर्ड बायस। इसी को जब रिवर्स बायस के लिए देखा गया, तो रिवर्स बायस में क्या है, सब कुछ यही है, ऐसे ही आपको बनाना है। ये होल आ रहे थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और ये हम लोग रिवर्स बायस में बैटरी यूज कर रहे हैं। इस तरह से फिर वही, लेकिन ये जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रो आमीटर यूज कर रहे हैं। क्या, माइक्रो आमीटर। इसमें हम लोग माइक्रो आमीटर यूज करेंगे। और यहाँ वोल्ट मीटर आप यहाँ से मेजर करते रहोगे। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट किया गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, वोल्टेज और ग्राफ, तो ये करंट ऑलमोस्ट, वो भी यहाँ पे जो आई आप ले रहे हो, ये किसमें, माइक्रो एम्पियर में। तो अब बताइए, ये जो करंट होता है इसमें मिली एम्पियर के ऑर्डर में, इसमें क्या होता है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में। तो माइक्रो एम्पियर तो वैसे ही मिली के कंपेरिजन में क्या हो गया, नेग्लिजिबल। अब हम जैसे जैसे क्या करें, ये चेंज करें वैल्यू, तो ये करंट पहले तो या तो फ्लो ही नहीं होता, वो माइक्रो एम्पियर वैसे भी नेग्लिजिबल है, और या फिर अचानक से इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ऐसे चलेगा, और वैल्यू इसका इन्फिनिटी एकदम से। तो जहां पर ऐसी कंडीशन हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं -dB, और ये कहलाएगा ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब क्या होगा, एक्चुअली ये डिप्लेशन लेयर जो अपन ने देखा था यहाँ पे बन जाता है, तो रिवर्स बायस में या तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, होता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये होल जो है वो इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये जो बैरियर को पास करेंगे तो वो थोड़ा सा करंट होता है। लेकिन जब ये जंक्शन टूट जाएगा, असली काम तो इस जंक्शन का ही है, तो जब ये जंक्शन टूट जाएगा तो ये होल और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये P था यहाँ पे N था, तो होल और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे एक दूसरे की तरफ भागना शुरू करेंगे। तो होल और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करते हैं, दोनों न्यूट्रल बना के एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, जिसको हम लोग एजिटेशन बोलते थे, वो मिलके एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी अचानक से, लेकिन वो डिवाइस हो गया बेकार। तो ये माइक्रो एम्पियर, और ये जो जिसके करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हो ना, जहां पे अचानक से वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाता है, इसको हम लोग सैचुरेशन करेंट नेगेटिव बोलेंगे। तो यदि हम इसका जनरल करंट लिखना चाहें, ठीक है ना, यदि हम इसको करंट डिफाइन करना चाहें, तो ये आई बेसिकली क्या होता है, ये होता है IS, है ना, और इंटू e⁻⁻ डेल्टा या EV/kT। यदि करंट कैलकुलेट करना है तो ये जो V लिखा हुआ है हमने IS, तो ये वाला करंट हो जाएगा। तो किसी वोल्टेज के करस्पॉन्ड आपको स्टडी करना हो तो हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्स बायस में तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, फॉरवर्ड बायस में थोड़ा बहुत फ्लो होता है। फ्लो होता है मतलब फॉरवर्ड में नी वोल्टेज उतना कम से कम चाहिए, लेकिन जब आइडियल की बात होगी आपको कुछ नहीं बोला जाएगा, तो आपको आइडियल मानना है। और आइडियल के केस में इसका जो आपको रेजिस्टेंस मानना होता है वो 0 मानना होता है। और जो अभी हम लोग नी वोल्टेज की बात कर रहे थे यहाँ पर, ये वाला है ना, जो पोटेंशियल बैरियर बनेगा जिसको हम नी वोल्टेज बोल रहे थे, इसको हम लोग 0 मान के चलेंगे। लेकिन यदि कहीं लिखा जाए स्पेशली सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो फिर आपको इतना कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो इसका मतलब फॉरवर्ड वाइस में जो रेजिस्टेंस होता है, हम आइडियल के लिए, फॉर आइडियल डायोड, फॉरवर्ड वाइस में जो रेजिस्टेंस है वो कितना मानना है, जीरो। जीरो का मतलब किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, या कहिए क्लोज स्विच की। किसकी तरह काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह। क्लोज स्विच का रेजिस्टेंस जीरो होता था। और इसी तरह से जो रिवर्स वाइस है, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइस में इसका जो बैकवर्ड रेजिस्टेंस है ये इंफिनिटी होता है, तो ये काम करेगा ओपन स्विच की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, ये ओपन स्विच की तरह, ठीक है ना। तो यानी अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर्स के लिए, यानी पीएन जंक्शन के लिए जो वोल्टेज और करंट में रिलेशन निकला वो इस टाइप से ग्राफ जाएगा, यूं यहाँ पर ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, माइक्रो एम्पियर में वैल्यू लेनी है, यहाँ पर मिली एम्पियर में, है ना। इसको हम लोग BS या कुछ भी बोल दिया, इसको नी वोल्टेज कह रहे थे, नी वोल्टेज। और ये जिसके करिस्पॉन्डिंग ब्रेकडाउन हो गया था नेगेटिव, तो इसको IS बोल रहे हैं। तो इसका जो करंट, आपको जनरल करंट लिखना हो तो I इक्वल टू होता है IS e⁻ EV/kT -1, इतना आएगा, है ना। ये सैचुरेशन करंट। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता इस पर बेस्ड, लेकिन बस ऐसे ही क्या, IS e⁻ EV/kT -1, ये जनरल आ गया। यहाँ रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस के लिए, आइडियल के लिए लेंगे तो जीरो रेजिस्टेंस, और रिवर्स के लिए कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा और ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा। अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये 4 ऑप्शन हमने पहले लिख दिया है, ये 4 क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। कैलकुलेट करंट फ्लो थ्रू बैटरी इन ईच केस। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने सिलिकॉन लिखा, तो सिलिकॉन से, और पहले तो देखना है कि रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो होता ही नहीं है, फॉरवर्ड बायस में आपको देखना है। तो सिलिकॉन के लिए फॉरवर्ड बायस में जो कम से कम भी वोल्टेज चाहिए वो कितना चाहिए, 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए कितना, 0.3। तो इससे करंट फॉरवर्ड बायस में तो फ्लो होता ही है, तो जाएगा। तो इसके लिए आई क्या लिखोगे, 5 में से 0.3 तो इसको कम करने के लिए चला गया, अपॉन रेजिस्टेंस कितना, ये हो गया 4.7/5 एम्पियर। ये देखो एक इसमें हो गया रिवर्स बायस में। तो जब रिवर्स ही बायस हो गया तो अब 0.3 का कोई काम ही नहीं है, या 0.7 का कोई काम ही नहीं है। इस सिलिकॉन है, सॉरी, तो सिलिकॉन के लिए 0.3 नहीं था, कितना था, 0.7। जर्मेनियम के लिए कितना, 0.3, तो ये कितना बचेगा, 4.3/5। ये तो रिवर्स बायस हो गया, तो इसमें कोई करंट फ्लो होना ही नहीं है, जीरो। अब इसमें जर्मेनियम लिख दिया, तो अब इसमें देखो फॉरवर्ड बायस है ना, P को प्लस से, N को माइनस से, तो इसमें करंट आएगा। करंट कितना, 5 - 0.3/5, तो ये कितना हो जाएगा, 4.7/5 एम्पियर ही हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, इसमें ना तो मैंने सिलिकॉन लिखा ना जर्मेनियम, तो अब डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन कैसा है। तो क्वेश्चन कैसा है, मान लो यदि आइडियल हुआ, पता ही नहीं है ना अपने को, तो आइडियल हुआ तो फिर आई सिंपली क्या लिख देना, देखो फॉरवर्ड बायस है तो करंट तो फ्लो होगा, तो 5/5 1 एम्पियर हो गया। यदि सिलिकॉन डायोड हुआ तो सिलिकॉन के लिए आई क्या लिखोगे, 5 - 0.7/, ये आ जाएगा, इतना एम्पियर। यही जर्मेनियम डायोड हो तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है ना, तो हमें खुद से देखना पड़ेगा। तो आई का वैल्यू 5 - 0.3/5, इससे सॉल्व करेंगे। तो जब सिलिकॉन डायोड या जर्मेनियम डायोड लिख ही दिया जाएगा तो फिर आपको वोल्टेज कंसीडर करना उतना, रिवर्स में तो फ्लो ही नहीं कराना है, फॉरवर्ड में कराना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने ये जाना कि ये जो भी पीएन जंक्शन है जिसको हम डायोड की तरह काम कर रहे हैं, इससे करंट वन वे होता है, पी से एन जाएगा पर एन से पी नहीं जाएगा। करंट फ्लो ओनली इन फॉरवर्ड बायस, इसलिए इसको हम लोग डायोड कहते हैं। डायोड का मतलब होता है वन वे, ठीक है ना। कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर में करंट इधर से इधर भी चला जाएगा, इधर से इधर भी चला जाएगा, लेकिन सेमी कंडक्टर में ऐसा नहीं हो रहा है। जो पीएन जंक्शन हमने डायोड बनाया उसमें दोनों तरफ करंट फ्लो नहीं हो रहा है।
फॉरवर्ड बायस में फ्लो हो रहा है पर रिवर्स बायस में फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये वन वे काम करता है। तो अब इसका मतलब है कि इसका कुछ यूज होगा। तो हम इसमें देखें, यूज फर्स्ट है एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफाई का मतलब होता है छान के निकालना कोई चीज, है ना, रेक्टिफाई करना। तो इसमें क्या करते हैं कि यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। स्टेप अप स्टेप डाउन डिपेंड करेगा कि आपको क्या नीड है। और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पे हम लोग आउटपुट लेते हैं उसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, RL। यहाँ पर एक AC अप्लाई कर दिया। तो ये हम पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हुआ कि इसमें पहले हाफ साइकिल के लिए मान लो यहाँ प्लस बना यहाँ माइनस, तो अब यहाँ प्लस बना यहाँ माइनस। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में देखो ये किसके लिए होगा, फॉरवर्ड के लिए। तो करंट फ्लो होगा हायर से लोअर ऐसे ही जाएगा, बनता रहेगा इंडक्शन से। लेकिन अगले हाफ साइकिल में ये माइनस बनेगा ये प्लस बनेगा। तो ये माइनस बना ये प्लस बना मान लो इंडक्शन से। अब ये किस में आ जाएगा, रिवर्स बायस में। तो करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो कोई फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका मतलब हुआ कि यदि हम लोगों ने यहाँ पर ये इनपुट वोल्टेज ले रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं टाइम के साथ, तो यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग मान लीजिए पहले तो ये AC है तो दोनों तरफ चलेगा ऐसे ऐसे। लेकिन इसमें क्या है कि इसने करंट को ये तो फ्लो कराया, फिर इसने क्या कर दिया, देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में प्लस प्लस था तो फॉरवर्ड बायस में आ रहा है तो फ्लो कराया, तो अगले में रिवर्स बायस बना तो कोई फ्लो नहीं होगा। नहीं होने का मतलब क्या हुआ, जीरो हो गया। फिर हाफ साइकिल फिर आ गया फर्स्ट वाला, तो फिर प्लस बनेगा माइनस बनेगा। तो अब ये क्या करेगा फिर, तो इसने देखो आधे को निकाला ना, आधे को क्या कर दिया, रोक दिया, है ना, फिर रोक दिया। तो ये फॉरवर्ड वाइस में तो फ्लो कराता है पर रिवर्स वाइस में फ्लो नहीं करता है। तो इसने देखो आधा पल्स निकाला, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये किसकी तरह काम करेगा, एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ गया ना, आधा निकाला आधा रोक दिया, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन जब हम इसी को फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करें, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, इसमें हम लोग 2 डायोड यूज करेंगे। अब वो 2 डायोड कैसे, यहां देखें, एक यूज कर लिया, एक यूज कर लिया, मान लो ये D1 है, ये D2 है, और यहाँ पर इनको कनेक्ट करके यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जैसे इस पॉइंट को M माना, इसको N माना। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस ये माइनस। तो पहले हाफ साइकिल में देखो ये तो फॉरवर्ड बनेगा क्योंकि P प्लस से जोड़ा, लेकिन ये वाला P माइनस से तो रिवर्स में, तो इससे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट ऐसे जाके ऐसे आ रहा है ना। अब अगले हाफ साइकिल में ये माइनस ये प्लस, तो फिर ये माइनस ये प्लस। अब ये रिवर्स में हो जाएगा, ये फॉरवर्ड में होगा। तो करंट अब कैसे आएगा, ऐसे चल के फिर ऐसे आएगा। देखो जब इससे जा रहा था तो भी M से N, क्योंकि ये तो जाने नहीं देगा, रिवर्स में था। और जब इससे जा रहा है तो फिर M से N, ये नहीं जाने देगा क्योंकि रिवर्स में है। तो इसका मतलब इस पे जो ड्रॉप है वो तो M से N की तरह भी है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जब इधर था फर्स्ट हाफ में तो भी फ्लो हो रहा था, जब सेकेंड हाफ नीचे है तो भी M से N, तो क्या होगा, ऐसे ही तो आएगा। फिर तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये किसकी तरह काम करेगा, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह, ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में क्या होगा, ये 2 कैटेगरी में, या तो PNP ट्रांजिस्टर या NPN। यदि इन दोनों की कंपेयर किया जाए कि PNP बेटर है और NPN, तो NPN इज बेटर देन PNP, क्योंकि सबसे अच्छी मोबिलिटी जो होती है
वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा है, NPN में, तो उसको अच्छा डिवाइस माना जाएगा एज कंपेयर टू PNP। पर वर्किंग दोनों का सेम है, PNP का भी और NPN का भी। तो ट्रांजिस्टर जो तैयार करते हैं उसमें क्या करते हैं, यदि हम दो P टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच एक N टाइप सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस कर दें, जैसे ये P है, ये N है और ये P, या फिर दो N टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच एक P टाइप सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस कर दें, सैंडविच कर दें, तो उसको हम लोग NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें ये एमीटर बोलेंगे, इसको बेस बोलते हैं और इसको कलेक्टर। एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो चार्ज कैरियर जो होते हैं वो एमीटर के काम आते हैं। तो इसमें होल होंगे चार्ज कैरियर, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। थिकनेस की बात करें, ये एमीटर का थिकनेस है, ये बेस का है और ये कलेक्टर का। सेम कंडीशन इधर, एमीटर का थिकनेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, और ये कलेक्टर। तो जो थिकनेस की बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो थिकनेस होता है कलेक्टर का होता है, फिर एमीटर का होता है, फिर सबसे कम क्या होता है, बेस का होता है। ठीक है ना, ये होता है। और ये जो बेस है ये बहुत लेस डोप्ड रहता है, मतलब जो इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं बहुत ही कम मिलाते हैं। ठीक है ना, बहुत ही कम मिलाते हैं। तो ये कलेक्टर का थिकनेस ज्यादा होगा, एमीटर का उससे कम, बेस का उससे कम। लेकिन जो डोपिंग की बात करें तो इसमें हाई डोपिंग किसका होता है, एमीटर का। इसमें भी किसका होगा, एमीटर का होगा। अब इसके जो यूज है, जो हम इसका यूज करेंगे वो कैसे करें, तो इस बात को समझने के लिए, है ना, इस बात को समझने के लिए पहले तो हम ऐसा करें, वैसे तो आप अल्टीमेटली याद ही रखना है, लेकिन थोड़ा सा जैसे हम अपने बचपन में जब मैंने पढ़ाई करी थी जिस तरह से मैंने याद रखा था इसको, उसी तरह आप याद रखो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होता रहेगा। तो क्या करना है आपको, जब हम इसका यूज करना स्टार्ट करेंगे तो एक तो इसमें वर्ड आएगा कॉमन, जैसे कॉमन बेस की तरह काम करना है, कॉमन एमीटर की तरह। तो जो कॉमन होगा उसको तो आप कर दीजिए अर्थ, है ना। अब वो अर्थ हो गया, मान लीजिए। अब अर्थ करने के बाद जहां तुम इनपुट दोगे, जिस पर भी दें, अभी देखते हैं किस पर देते हैं, तो इनपुट को हमेशा आप रखोगे फॉरवर्ड वाइस में। किस में रखेंगे, फॉरवर्ड वाइस में। और जो आउटपुट हम लोग लेंगे वो हमेशा कहां पर आपको लेना है, रिवर्स वाइस में। आउटपुट हम लोग हमेशा रिवर्स वाइस में लेंगे। तो इनपुट फॉरवर्ड वाइस में रखना है एंड आउटपुट विल बी इन द रिवर्स वाइस। तो जैसे हम इसका यूज क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ तीन है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो या तो हम इसको एज ए कॉमन एमीटर यूज करेंगे, या एज ए कॉमन बेस यूज करेंगे, या एज ए कॉमन कलेक्टर यूज करेंगे। कॉमन एमीटर की तरह यदि हमने इसको यूज किया, तो कॉमन एमीटर की तरह यदि हम इसको यूज करेंगे तो इसका मीनिंग हो गया कि जो कॉमन हो गया मतलब एमीटर, तो उसको अर्थ कर दो। अर्थ करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, एक तो बचेगा बेस और दूसरा क्या बचेगा, कलेक्टर। तो जो पहले आएगा उस पर इनपुट देना है, एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये ऑर्डर हो गया। एमीटर को अर्थ कर दिया क्योंकि हम कॉमन एमीटर कह रहे हैं, तो फिर बेस आया उसके बाद, तो बेस पे इनपुट दोगे और कलेक्टर पे क्या लोगे, आउटपुट। एमीटर तो कॉमन रहेगा। मान लीजिए मैं इसका यूज करता हूँ एज ए कॉमन बेस, तो जब मैं इसका कॉमन बेस की तरह यूज करूंगा तो बेस हटा दो तो कॉमन में चला गया। अब ऑर्डर क्या था, एमीटर, बेस, कलेक्टर। बेस हट गया तो एमीटर पहले आया, तो एमीटर पे इनपुट दोगे, कलेक्टर पर आउटपुट लोगे। कॉमन कलेक्टर की तरह यूज करेंगे तो कलेक्टर को हम लोग अर्थ कर देंगे, तो एमीटर, बेस, तो एमीटर पे इनपुट देंगे और बेस पर क्या लेंगे हम लोग, आउटपुट लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे, है ना। तो हम इसके आगे देखें, तो इसमें देखो जरा, हमने कहा कॉमन बेस जैसे बनाना है आपको, तो हमने ये PNP बनाया, इधर NPN बनाया, PNP एंड NPN। तो यहाँ पर कॉमन बेस में बेस को आपने अर्थ कर दिया। अब कौन आता है पहले, एमीटर। तो एमीटर पे इनपुट किस में बताया मैंने, फॉरवर्ड वाइस पे। तो इनपुट फॉरवर्ड वाइस पे देने का मतलब इसको हमें प्लस से जोड़ना है, ये हो गया।
आउटपुट हम कहाँ लेंगे, कलेक्टर पे, तो रिवर्स बायस पे तो P है, तो इसको हम किससे जोड़ेंगे, माइनस से जोड़ेंगे। तो ये हो गया, तो ये R आउट हो गया और ये क्या हो गया, R इन हो गया। इसी तरह से एमीटर बेस कलेक्टर, तो इनपुट हम किस में लेंगे, फॉरवर्ड बायस में, है ना। तो ये N है, इसलिए इसको हम किससे जोड़ेंगे, माइनस से, तो ये R इन हो गया। आउटपुट किस में लेना, रिवर्स बायस में, तो ये कलेक्टर हो गया, R आउट, तो ये हम लोग रिवर्स बायस में लेना, तो इसका मतलब प्लस से जोड़ोगे, ये हो गया। एमीटर चार्ज कैरियर, इसमें करंट ऐसे इंटर कराएगा, तो इसको हम लोग IE कहते हैं। इसमें 95 से 98% डिफ्यूज कर जाएगा, बाकी इधर आ जाएगा बेस में, तो ये IC हो गया। इसमें उल्टा कहानी, इसमें क्या है कि इधर से IE आएगा, इधर IB आएगा, इधर पे IC आएगा। इन सारे केसेस के लिए जो एमीटर करंट होगा, यानी जो बेस करंट होता है IB, ये 2 to 5% ऑफ एमीटर करंट, और जो कलेक्टर करंट होता है वो 95 to 98% ऑफ एमीटर करंट। ये कितना होगा, 95 to 98% होगा। अब IB हो गया, ये IC हो गया, साथ में जो एमीटर करंट होगा वो बेस और कलेक्टर का सम होगा, ठीक है ना, ये होता है। अब इसको एक दूसरा जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से बनाते हैं, जैसे PN को, जंक्शन को बताया था, ऐसे इसमें दोनों में डिफरेंस आपको देखना है। जैसे ये हो गया, ऐसे दिखाते हैं लोग, ये हो गया, तो इसमें एक एमीटर को बताएगा, तो एक बेस को बताएगा और एक कलेक्टर को बताएगा। सेम कंडीशन, एमीटर, बेस और कलेक्टर। इसमें करंट आप देखो, एमीटर से बेस की तरफ जा रहा, तो ये गया, तो ये कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा PNP। PNP ट्रांजिस्टर को दिखाने का तरीका। इसमें करंट देखो बेस से कहाँ आ रहा है, एमीटर की तरफ, तो ये बन जाएगा NPN, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, NPN ट्रांजिस्टर। तो अब हम इसको यूज करते हैं एज ए कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो PNP और NPN दो तरह से होता है। हमने NPN में इसको डायरेक्ट बनाया हुआ है, ये उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो था उससे हमने बनाया हुआ है ना। बेस को हमने अर्थ कर दिया, एमीटर बेस। एमीटर पहले आया, इनपुट किस में देते हैं, फॉरवर्ड बायस में, तो NPN में N से जोड़ना पड़ेगा। NPN कलेक्टर P पे पड़ा, रिवर्स बायस में लेंगे, तो इसलिए आउटपुट इसको हमने किससे जोड़ा, प्लस से। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो होता है करंट गेन। तो करंट गेन को हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे अल्फा। तो ये होता है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। अब आउटपुट करंट आपको दिख ही रहा है, कौन सा है, IC, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, और इनपुट कौन सा हुआ, IE। तो ये वैल्यू स्लाइटली लेस देन 1 होगा। ये बेसिकली होगा क्या, क्योंकि हमने बोला कलेक्टर करंट एमीटर का 95 से 98% होता है, तो इसलिए ये वैल्यू अप्रोक्स 0.95 to 0.98 होता है ना, बहुत छोटा वैल्यू होगा। करंट गेन के बाद हम वोल्टेज गेन निकालें या वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फिर वही आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा ICR आउट अपॉन IER इन। तो IC अपॉन IE तो अल्फा है, तो ये क्या बनेगा, R आउट बाई R इन। इसी तरह से पावर एम्पलीफिकेशन या पावर गेन कैलकुलेट करो। तो जो पावर गेन होगा वो होता है करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो अल्फा स्क्वायर R आउट अपॉन R इन हो गया, ठीक है ना। तो ये करंट गेन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड इसका यूज देखते हैं एज ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो एज ए कॉमन एमीटर में हमने क्या किया, एमीटर को अर्थ कर दिया, NPN के करस्पॉन्डिंग ही बना रहे हैं। तो एमीटर को अर्थ करोगे तो एमीटर हटा दीजिए, अब आता है बेस देन कलेक्टर। तो बेस पर इनपुट और कलेक्टर को आउटपुट देंगे हम। तो बेस पर इनपुट, इनपुट विल बी इन फॉरवर्ड बायस। सो NPN में P फॉरवर्ड बायस में रखना, कनेक्टेड विद P यानी पॉजिटिव टर्मिनल, एंड कलेक्टर
NPN है ना, तो एमीटर बेस के करस्पॉन्डिंग इनपुट हो गया एंड कलेक्टर के करस्पॉन्डिंग आउटपुट. सो दिस विल बी एट collector will be in reverse bias. Okay, so N connected with plus. और इसी का दूसरा डायग्राम हमने ये बनाया सर्किट डायग्राम में. तो NPN है तो इसको अर्थ कर दिया, P फॉरवर्ड बायस में, इसको रिवर्स बायस में रखना है तो ये हो गया. तो अगेन इसमें करंट गेन हम लोग डिफाइन करें तो जैसे वहां अल्फा लिखा था यहाँ बीटा, अगेन वही आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट. तो आउटपुट क्या हुआ IC एंड इनपुट करंट विल बी IP. तो ये तो बहुत ज्यादा होगा. करंट गेन इन कॉमन बेस में क्या था, लेस देन 1 था, जबकि ये तो क्या हो जाएगा 2 to 5% है. तो ये 20 to 50 हो जाएगी वैल्यू इसकी. इसका जो वैल्यू होगा वो अप्रॉक्स कितना होगा 20 to 49 ऐसे कुछ आएगा. 20 to 50 के आसपास आ जाएगी वैल्यू, यानी लार्ज वैल्यू होती है. इसके बाद वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन या वोल्टेज गेन. तो वोल्टेज गेन जो होगा वो आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट. तो आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट हो जाएगा ICR आउट और इनपुट है IBR इन. तो ये बीटा R आउट बाई R. देन आता है पावर गेन और पावर एम्प्लीफिकेशन. उसका वैल्यू करंट गेन इनटू voltage gain, so it will be beta square R out by R. तो यदि हम एम्प्लीफिकेशन की बात करें तो कॉमन बेस कॉमन एमीटर में हमने देखा किसका यूज बेटर है, कॉमन एमीटर इज बेटर देन कॉमन बेस. कॉमन बेस में जो एम्प्लीफिकेशन आ रहा था करंट एम्प्लीफिकेशन वो 1 से लेस आ रहा था, जबकि यहाँ पर क्या है, तो वहां पे यदि हमें एम्प्लीफिकेशन इंक्रीज करना है तो आउटपुट रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा. तो आउटपुट रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हीट भी ज्यादा जनरेट होगा, हमें ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन खुद ही 20 to 49, तो आउटपुट रेजिस्टेंस कम भी होगा तो भी काम चलेगा, ज्यादा हमको एम्प्लीफिकेशन मिलेगा. तो यहाँ पर कॉमन एमीटर इज बेटर देन कॉमन बेस एम्पलीफायर. ठीक है ना, दोनों में ये ज्यादा अच्छा रहेगा. अब हम बात करें कॉमन कलेक्टर का. तो जैसे अब कॉमन कलेक्टर में देखो ध्यान से, कॉमन कलेक्टर में क्या हुआ, कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर हटा दो, वो कॉमन रहेगा, अर्थ रहेगा. अब एमीटर बेस कलेक्टर होता है तो एमीटर पे इनपुट आएगा, जो पहले आएगा उस पे इनपुट, देन बेस पर आउटपुट. आउटपुट बेस पर आ रहा है तो इसमें यदि हम करंट गेन लिखना चाहें तो आउटपुट बाई इनपुट. तो आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, फिर से देखो एमीटर बेस, तो आउटपुट बेस पर आया तो IB अपॉन इनपुट किस पे आ रहा है, एमीटर पे, तो IB अपॉन IE. IB तो 2 to 5% होता है IE का, तो ये वैल्यू तो आएगी 0.02 से लेके 0.05. ये तो नेग्लिजिबल हो गई ना. तो कॉमन कलेक्टर तो यूज करना एकदम से, यदि हमें एम्प्लीफिकेशन करना है तो बिल्कुल बेकार है. इवन कॉमन कलेक्टर का जो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है कॉमन कलेक्टर, क्योंकि कॉमन कलेक्टर में कोई एम्प्लीफिकेशन होता नहीं है, बहुत ही ज्यादा उसको रिड्यूस करता है. तो कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर में एमीटर बेटर है देन बेस, और कलेक्टर तो एकदम से बेकार क्योंकि उसका एम्प्लीफिकेशन बहुत ही कम हो जाता है. ठीक है ना. अच्छा, अभी हम ये भूल गए कि कॉमन एमीटर में क्या हो रहा था, कॉमन बेस में क्या हो रहा था. तो तुम ऐसे याद रखना करंट गेन के लिए, कॉमन एमीटर, एमीटर हटाओ तो बेस पर इनपुट दोगे तो कलेक्टर पर आउटपुट, तो इसलिए कलेक्टर IC और इनपुट IB, तो IC अपॉन IB बन जाएगा. कॉमन बेस पर आप क्या करोगे, बेस हटाओ तो एमीटर पे इनपुट, कलेक्टर पे आउटपुट, तो IC अपॉन आउटपुट बाई इनपुट होता है ना, तो IC अपॉन IE. इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे. अब हम लोग रिलेशन देखें बिटवीन अल्फा एंड बीटा. तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और ये इसका लास्ट है. तो ये रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड, तो अल्फा किसके लिए था, कॉमन बेस के लिए. तो आप अल्फा क्या लिखोगे, कॉमन बेस में बेस हटा दिया, एमीटर कलेक्टर, एमीटर पे इनपुट, कलेक्टर पे आउटपुट, तो IC अपॉन IE पहला. बीटा किसके लिए था, कॉमन एमीटर के लिए, एमीटर हटा दिया तो बेस और कलेक्टर हुआ,
तो कलेक्टर पे आउटपुट और बेस पर इनपुट। अब इनको आपस में रिलेट करना। अब जरा देखो, अल्फा आई सी, ठीक है, आई ई को हम लोग लिख सकते हैं आई बी प्लस आई सी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग, है ना, आई बी का डिवाइड करते हैं, तो आई सी अपॉन आई बी अपॉन आई बी प्लस आई सी अपॉन आई बी, ये हो रहा है। अब आई सी अपॉन आई बी जो वैल्यू है वो किसका है, आई सी अपॉन आई बी है बीटा का, आई बी अब ये 1 और ये भी कितना होगा बीटा, तो अल्फा क्या आ गया, बीटा बाई 1 प्लस बीटा, एक ही रिलेशन होगा। कभी कभी उल्टा होता है कि बीटा का वैल्यू दे रखा है, अल्फा फाइंड आउट करना है, तो फिर हम इसी को चाहे तो इससे कन्वर्ट कर लो, चाहे इससे डायरेक्ट लिखो। देखो अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा। अब हमको बीटा का रिलेशन चाहिए, इसको यहाँ ले जाओ, 1 माइनस अल्फा, सो बीटा विल बी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इसके लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बेसिकली जो मोस्ट पॉपुलर है उसमें पहले आता है डेसिमल। तो डेसिमल सिस्टम में जो होता है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 डिजिट होंगे, और इसी से हम बाकी सारे नंबर को बनाएंगे जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। फिर आता है बाइनरी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इसी पे काम करते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। ये हर नंबर को, हर कलर को, हर चीज को सिर्फ 0 1 में समझता है। इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल अभी आप जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास है तो उसमें आप देखना, तो उसमें क्या होता है कि 0 से लेके 9 तक तो डिजिट होते हैं, ये 10 हो गए। और जो 10 होता है उसको लिखा जाता है ए से, ए मतलब हुआ 10, बी 11 को लिखते हैं, सी 12 को लिखते हैं, डी 13 को लिखते हैं, ई जो होगा वो 14 को लिखते हैं, और एफ जो लिखते हैं वो 15 को लिखते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। देखो आप, 15 ये और 0 मिला के कितना हो गया, 16। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट होते हैं, बाइनरी में 2 और ये डेसिमल। तो ये सब तो हमें पढ़ना नहीं है, हमको तो डेसिमल और बाइनरी का काम है ना। तो अब हम इसमें बेसिकली स्टडी करें कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, इस चीज को हमें समझना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी। तो कोई नंबर हमारे पास है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक नंबर है 53, इसको हमें कन्वर्ट करना है। इसमें कुछ भी होगा हमें 0 1 में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करो, बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं, तो आपने क्या करते जाना, उसको ध्यान से देखो। इसमें क्या करते जाओ, 2 से डिवाइड करते चले जाओ। 53 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करते चले जाइए। जितने बार डिवाइड होगा उसको यहाँ लिखो, और जो रिमाइंडर, जो शेष बचता है, रिमाइंडर होता है, उसको हम लोग यहाँ लिखते जाएंगे। जैसे 2 से डिवाइड किया तो 26, कितना बचा 1, लिख दिया। फिर अगेन 2 से डिवाइड करो, कितना हुआ 13, कितना बचा 0। अगेन 2 से डिवाइड करो 6, 1 बचा, लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड करो 3 बार गया, 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड करो 1 टाइम गया और 1 बच रहा है। अच्छा, लास्ट में जो ये 1 बचेगा, अब तो ये 2 से छोटा हो गया ना, ऐसे 1 बचा करेगा, उसको कहाँ लिख दिया करो, यहाँ पर। और फिर इसको उल्टा करके लिख देना है। तो उल्टा करके लिखने का मतलब है कि ये जो वैल्यू बनी, जो अभी हम 53 जो डेसिमल में था, 10 का लिखने का मतलब डेसिमल में, इसको हम बाइनरी में बदल रहे हैं। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड करते गए, है ना। जितनी बार डिवाइड हुआ उसको यहाँ लिखते चले गए, जो रिमाइंडर है उसको हम यहाँ लिखते चले गए।
और जो बचा लास्ट में 1 उसको हम यहाँ लिख के फिर उल्टा लिख देंगे। तो उल्टा चलो, तो यहाँ देखो पहले क्या है 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 और फिर 1। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ऐसे 2 लिखने का मतलब ये क्या हो गया, बाइनरी। अदरवाइज आप सीधे लिखोगे कि ये क्या हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सा इतना सा लॉजिक है। चलो एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जरा। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऐसे आप मान लीजिए हम लोगों ने 13 ही ले लिया, तो 13 को कन्वर्ट करो, 2 का डिवाइड करो, 6 टाइम्स गया, 1 बचा, लिख दो यहाँ पर। फिर 2 का डिवाइड करो, 3 टाइम्स गया, है ना। तो 3 टाइम्स किया तो कितना बचेगा, 0। अगेन 2, एक ही बार जाएगा तो 1 बच रहा है। लेकिन लास्ट वाला, अब तो ये 2 से छोटा तो डिवाइड तो नहीं कर सकते, इसको यहाँ लिखते हैं। तो जो 13 डेसिमल में था, इसको बाइनरी में लिखना हो तो क्या लिखोगे, देखो 1 1 उल्टा करके लिखते हैं। तो 1 1 0 1 और ये हो गया, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम लोग इसको डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल। तो बाइनरी से हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, तो कन्वर्जन बाइनरी इनटू डेसिमल। तो आप कोई भी नंबर लिखा है, लेकिन बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 1 1 0 1, कुछ भी इस तरह से लिखा है, .11। तो आपको क्या याद रखना, बाइनरी में जैसे डेसिमल में 10 का बेस चलता है, ऐसी बाइनरी में 2 का बेस चलेगा। तो इसमें क्या करना, आपको यहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहला 2 की पावर 0 के साथ इसका बेस 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इधर बढ़ाते चले जाओगे पावर, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। जबकि इस वाले में क्या करना है, माइनस में 2 की पावर -1, 2 की पावर -2। इंटीजर वाले पोर्शन में क्या करोगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करोगे, पावर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे -1 -2 इस तरह से लिखता जाएगा। तो जब हम इसको लिखना चाहें तो देखो यहाँ पे पहले 1 आया, इसके साथ इस पावर का मल्टीप्लाई यानी 2 की पावर 5 प्लस नेक्स्ट कितना है 0, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, फिर इसके बाद 1 2 की पावर 3, देखो यहाँ पे आ रहा है ना ये 2 की पावर 3, फिर 1 2 की पावर 2, देखो 1 ये वाला है 2 की पावर 2। अब इसके बाद 0 0 से क्या है 2 की पावर 1, फिर अगेन 1 2 की पावर 0। अब इधर आता है ये 1 2 टू दी पावर -1 एंड प्लस 1 2 टू दी पावर -2। अब इधर आ जाओ, 1 इंटू 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 टू दी पावर 5, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 32 हो जाएगा। ये तो कुछ भी हो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है इधर 8 4 0, 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। अब इधर 2 टू दी पावर -1 एंड 0.125 ऐड करो इन सबको, 44.625। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल और देखें इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, इसे कन्वर्ट फॉलोइंग बाइनरी इनटू डेसिमल। जैसे सॉरी बाइनरी इनटू डेसिमल, राइट। सपोज इस तरह लिखा 1 0 1 0 1 1.1, है ना, ऐसे लिख दिया। तो अब आप देखो यहाँ पे एक इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 2 टू दी पावर
0 से स्टार्ट करना है, यहाँ पर 1 से, ये वाला 2, पावर बढ़ाते चले जाओगे 3, और ये 2 टू दी पावर 5, और ये जो है वो 2 टू दी पावर माइनस। तो ये क्या आ जाएगा, आप यहाँ से स्टार्ट करो तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 5, 0 इंटू 2 टू दी पावर 4, 1 इंटू 2 टू दी पावर 3, 0 इंटू 2 टू दी पावर 2, 1 इंटू 2 टू दी पावर 1, 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर माइनस 1। ऐड करो, ये 32, 0, 8, 0, देखो ये भी 0 हो जाएगा। फिर इधर 2 प्लस 1 प्लस 0.5 ऐड करो, क्या होगा 42, 3 है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं।